जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार दरोगा बिहार एसएससी सेट का नंबर कुछ इस प्रकार है। आज के टॉपर है सनम कुमार, बिहार एसएससी में 131, बिहार दरोगा में 86 नंबर। ताली हो जाए। अगला है ज्ञानमणि, बिहार एसएससी में इनका 123.75 नंबर। ताली हो जाए ज्ञानमणि की। ज्योति कुमारी, बिहार एसएससी में 108, बिहार दरोगा में 65। ताली हो जाए गर्ल्स के लिए। अजीत कुमार, बिहार एसएससी में 126.5, बिहार दरोगा में 54। हिमांशु कुमार, बिहार एसएससी में 110, बिहार दरोगा में 58। सिंधु, बिहार एसएससी में 98। सत्यपाल रॉय, बिहार एसएससी में 122, से बिहार एसएससी बनाए 122। पप्पू, बिहार एसएससी 111.25। रवि कुमार पांडे, बिहार एसएससी में 111.5, बिहार दरोगा में 69। अंजलि कुमारी, बिहार एसएससी में 80। अंजलि, बिहार एसएससी में 80। सैमा खातून, बिहार एसएससी में 62। मेघा, बिहार एसएससी में 125 नंबर। विक्की, बिहार एसएससी में 122, बिहार दरोगा में 68। पीछे राज, बिहार एसएससी में 96। गौरव, बिहार एसएससी में 109। दीपक कुमार, बिहार एसएससी में 123, बिहार दरोगा में 54। दिनेश, बिहार एसएससी में 118.5, बिहार दरोगा में 72.5। चंदन कुमार, बिहार एसएससी में 119। बिहार एसएससी। बाबुल, बिहार एसएससी में 114, बिहार दरोगा में 54। सुरुचि, बिहार एसएससी में 117, बिहार दरोगा में 68। अमरेंद्र, बिहार एसएससी में 102, बिहार दरोगा में 59। अजीत कुमार, बिहार एसएससी में 122, बिहार दरोगा में 56। सरिता कुमारी, बिहार एसएससी में 105, बिहार दरोगा में 51। ताली हो जाए। दिवाकर कुमार, बिहार एसएससी में 116, से बिहार एसएससी बनाए हैं। लीजिए। रंजीत गुप्ता, बिहार एसएससी में 122। ताली हो जाए। कुंदन, बिहार एसएससी में 119, बिहार दरोगा में 45। उत्तम कुमार, बिहार एसएससी में 97। रोशन कुमार, बिहार एसएससी में 109, बिहार दरोगा में 44। विजय गुप्ता, बिहार एसएससी में 108। लीजिए। धीरज कुमार, बिहार एसएससी में 10, बिहार एसएससी में 110। विकास सिंह, बिहार एसएससी में 106। मनीष, बिहार एसएससी में 116, बिहार दरोगा में 62। शिवेंदु, बिहार एसएससी में 92, बिहार दरोगा में 71। लीजिए। अंकित कुमार, बिहार एसएससी में 95, बिहार दरोगा में 55। विकास कुमार त्रिपाठी, बिहार एसएससी में 102। अजय, बिहार एसएससी में 102, बिहार दरोगा में 54। आदित्य कुमार, बिहार एसएससी में 95, बिहार दरोगा में 53। अमित, बिहार एसएससी में 106। राज अभिषेक, बिहार एसएससी में 103। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। आज के बिहार पुलिस के टॉपर है डेविड रॉय, इनका नंबर 73 नंबर। ताली हो जाए। अगला रामेश्वर कुमार, 71 नंबर। ताली हो जाए। शुरू की। तीसरे रैंक पे है ऋषभ, 68 नंबर, 68 नंबर। अगला आनंद, 67 नंबर। विकास, 67 नंबर। विकास। पवन कुमार, 66 नंबर। पूजा, 65 नंबर। ताली हो जाए गर्ल्स के लिए। मनीष मिश्रा, 64 नंबर। संतु कुमार, 63 नंबर। संदीप कुमार, 64 नंबर। राजा बाबू, 62 नंबर। नितेश कुमार, 62 नंबर। खुशीराव, 61 नंबर। गौरव शर्मा, 59 नंबर। संतोष राज, 55 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग बिहार दरोगा का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस तीनों का सेट मार सकते हैं और अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? तो जून
2005 में पारित हुआ था, ठीक है। और सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बोलेगा कौन है? तमिलनाडु। सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु, 1997 में ही लागू कर दिया था तमिलनाडु। अब भारत सरकार 2005 में। और सूचना का अधिकार लाने में महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति का रहा? अरुणा रॉय। किसका रहा? अरुणा राय का रहा। नहीं खत्म हो गया। अरुणा राय, मोबाइल से देखिए ना, अरुणा राय हो गया ना। चलिए, उसके बाद हो गया सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद नहीं 21 का क। सूचना का अधिकार अनुच्छेद 21 का क के अनुसार दिया गया है। हाँ, शिक्षा का अधिकार भी है, सूचना का अधिकार भी। और वर्ष 1999 में क्या हुआ था? ईडा का स्थापना। ईडा का स्थापना कब हुआ? 1999। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना भी कब हुआ है? 1999 में। कौन किए हैं? सॉरी रामकृष्ण मिशन 1997, 1897। हाँ सॉरी, 1897 स्वामी विवेकानंद। हाँ, रामकृष्ण परमहंस उनका गुरु थे, उन्हीं के नाम पे उनका स्थापना किए थे 1897 में। और ईडा का स्थापना 1999, ठीक है। चलिए, उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? देखिए 1989 जब आएगा, ईस्वी दिया है इसलिए हम लोग मारेंगे कौन? हाँ, LM थुंगन समिति, थुंगन समिति। लेकिन स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता सबसे पहले कौन दिलाया है? LM सिंघवी 1986 में। लेकिन 1986 में LM सिंघवी समिति आया था, लेकिन पंचायती राज को मान्यता कब मिला है? 24 अप्रैल 1993 का अधिनियम था 93 में। चलिए, ठीक है। अशोक मेहता 1977 में आया था। और ये न्याय पंचायत का स्थापना का सिफारिश कौन किया था? अशोक मेहता। अशोक मेहता ने न्याय पंचायत का स्थापना का सिफारिश किया था। और कब आया था? 1977 में, ठीक है। और आपका LM सिंह भी 1986 में। जी, सादिक अली, हाँ सादिक अली 64, हनुमंत राव 84, और आपका GV राव 85। अशोक मेहता हो गया। LM थुंगन 1988 में। बोलेगा महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज में कौन दिलाया था? चलिए अंदर में चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? LM थुंगन समिति। महिलाओं को आरक्षण कौन सा समिति ने दिलाया था? थुंगन समिति, ठीक है। महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिलाया है। थुंगन समिति कब आया था? 1988 में। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत का स्थापना, अशोक मेहता कब आया था? अशोक मेहता समिति 1977। LM सिंघवी 86, GV राव 85। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? किस स्तर पे? ब्लॉक स्तर पे। देखिए, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, और जिला पे जिला परिषद, ठीक है। जिला परिषद हो गया। अब पूछेगा जो है ना, एक स्तरीय पंचायती राज कहाँ कहाँ है? तो आपका केरल है, त्रिपुरा है, अंडमान निकोबार है और मणिपुर। ये सब में एक स्तरीय पंचायती राज है। केरल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, मणिपुर, ये सब में एक स्तरीय है। और 4 स्तरीय कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है। हम लोग का बिहार में कितना स्तरीय है? 3 स्तरीय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? संघीय कार्यपालिका है भाग 5 में है, भाग 5 में है। अब भाग 5 का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 52 से 151 तक है केंद्र, ठीक है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है 12 से 35। भाग 4 में DPSP है, अनुच्छेद 36 से 51 है। भाग 6 में क्या है? हाँ, राज्य का बारे में चर्चा भाग 6 में है। अनुच्छेद बोलेगा 152 से 237 तक। हाँ, अनुच्छेद 152 से 237। चलिए अगला आइए। हाँ, 237। चलिए अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो 1 का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय है। अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, मतलब UT, केंद्र शासित प्रदेश का। और भाग कितना में है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन? भाग बोलेगा तो भाग 8 में। हाँ, 7 को तो निरसित कर दिया गया, भाग 8 में है। देखिए, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में तो निरसित कर दिया है, 8 में आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 3, 4, 2, 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। भारत के राज्यसभा सदस्यों के
अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। और लेकिन राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन बोलेगा, जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, कहाँ से? आयरलैंड से, ठीक है। और जर्मनी से आपातकाल जर्मनी के वीमर संविधान से। और अमेरिका से वित्तीय आपातकाल। अमेरिका से क्या लिया गया है? वित्तीय आपातकाल लिया गया, प्रस्तावना लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। चलिए, न्यायिक पुनर्लोकन भी अमेरिका से। राज्यसभा वो आयरलैंड से। चलिए, उसके बाद है, और ठीक है, हम संविधान हो गया ना। और इंग्लैंड से क्या लिया गया है? विधि निर्माण प्रक्रिया। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। केंद्र, देखिए, केंद्र अगर लग जाएगा ना तो कनाडा, नहीं सॉरी, संघ अगर लग गया तो कनाडा, और केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया। हाँ, चलिए, हाँ, केंद्र बोलेगा ना तो ऑस्ट्रेलिया, और संघ रहेगा तो कनाडा। चलिए, अगला क्वेश्चन आइए। नहीं, राज कहाँ से? क्या ये देखिए, इसमें क्या है? राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन राज्यसभा सदस्यों का जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से। लेकिन वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया है? विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, ये सब कहाँ से लिया गया है? हाँ, द्विसदनवाद, हाँ, ये सब इंग्लैंड से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो जापान। क्या? संविधान संशोधन तो दक्षिण अफ्रीका से। चलिए, अगला क्वेश्चन आइए। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए, अगला क्वेश्चन आइए, 7 नंबर। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो देखिए, डायरेक्ट ऑप्शन याद रखिएगा। द्वैध शासन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब किसका विशेषता है? संघीय का, संघीय विशेषता ये सब है। द्वैध शासन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब संघीय व्यवस्था का लक्षण है। चलिए, उसके बाद है द्वैध शासन, मतलब हो गया आपका केंद्र और राज्य दोनों का अलग अलग है ना शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन संघीय का कहीं चर्चा नहीं है। लेकिन बोलता है भारत राज्यों का संघ है, संघ है, संघीय का चर्चा नहीं है। हाँ, संघीय अलग वर्ड हो गया, ठीक है। और देखिए, वो इसमें पूछता है ना, प्रस्तावना में कौन कौन बाद में जोड़ा गया है? तो 3 वर्ड जो है ना बाद में जोड़ा गया है। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये सब बाद में तीनों जोड़ा गया है। पंथ ने, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता को बाद में जोड़ा गया है। अब मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 352 में। मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा अनुच्छेद 352 में। हाँ, जोड़ा गया कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष। लेकिन संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी अस्थायी उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और उसके बाद बोलेगा संविधान सभा को लिखने का काम कौन किया था? प्रेम बिहारी रायजादा ने। इसको कौन सा भाषा में लिखा था? नहीं, हिंदी भाषा में तो कृष्ण कुमार वैद्य ने लिखा। शुरू में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। प्रेम बिहारी रायजादा ने अंग्रेजी भाषा में संविधान को लिखा था। अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, हाँ, चुन लिया गया था। जैसे पहला बैठक हुआ था ना, सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया गया और फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष चुना गया। हाँ, चुना गया मतलब डायरेक्ट चुन लिया। और उसके बाद फिर आया 11 दिसंबर को, फिर चुनाव हुआ, चुनाव के द्वारा चुन लिया गया। अध्यक्ष चुन लिया गया था किसको? मतलब अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उसमें जीत कौन हासिल किए थे? राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष में एस.सी. मुखर्जी, ठीक है। और लिख लेना, प्रेम बिहारी रायजादा, इनको लिखने का काम, संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा ने अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में लिखने का काम कृष्ण कुमार वैद्य ने किया है। और संविधान में डिजाइन करने का काम कौन किया है? संविधान में डिजाइन करने का काम नंदलाल बोस। रखा गया हीलियम, कहाँ? मूल प्रतीक को हीलियम में रखा। हीलियम वो तो अति में रखा जाता है, ठीक है। जयपाल सिंह कौन थे? जयपाल सिंह पहले हॉकी खिलाड़ी थे। 1928 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। उस समय भारत का हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। हाँ, झारखंड के थे, खूंटी में इनका जन्म हुआ था,
एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में ये भारत का प्रतिनिधित्व किए थे, कैप्टन थे यही। 1928 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। चलिए अगला आइए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तब मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। अब पूछेगा संविधान सभा का प्रथम बैठक में कुल कितना व्यक्ति भाग लिए थे? 207। क्वेश्चन भी दिए थे आप लोग को। 207 व्यक्ति संविधान सभा के प्रथम बैठक में भाग लिए थे। उसमें महिला कितना थी? नहीं, महिला 9 थी। पहला बैठक का बात पूछ रहे हैं। देखिए पहला बैठक में 207 कुल व्यक्ति, उसमें महिला 9, लेकिन संविधान सभा में कुल कितना महिला थी? तब 15 महिला थी, ठीक है। और मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था। चलिए शिवाजी का अंतिम, अच्छा एक छूट गया, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था किया गया था? भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था किया गया था, ठीक है। 1793 में लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है? 22 होता है, 15 7। लोक लेखा समिति का जुड़वा बांध किसको कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को कहा जाता है, ठीक है। प्राक्कलन समिति क्या है? सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल समिति कौन है? प्राक्कलन है, क्या कि 30 गो होता है। देखिए हालांकि संयुक्त प्रवर समिति बड़ा है, 45 उसमें होता है। हाँ, लेकिन लोक लेखा समिति में 30 का, सॉरी प्राक्कलन समिति में 30 का 30 क्या होता है? लोकसभा से होता है, इसीलिए शक्तिशाली कहा जाता है। नहीं सुनाई दे रहा क्या? आवाज़ नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब आइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए ना, सुनाई देगा। शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था? जिंजी का किला। कब जीते थे जिंजी का किला? 1678 में। और जिंजी का किला कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। हाँ 1678 में जीते थे। देखिए पहला शिवाजी का अभियान कौन सा था? तोरण का किला 1644 में जीते थे। और पन्हाला दुर्ग को कब जीते थे? हाँ पन्हाला दुर्ग को 1672 में। रायगढ़ को राजधानी कब बनाए थे? 1656 में, ठीक है। तोरण 1644, जिंजी का किला 1678, पन्हाला दुर्ग 1672, रायगढ़ को राजधानी 1656। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित था? मनसबदारी प्रणाली से संबंधित था। और मनसबदारी प्रथा कौन शुरू किया था? अकबर ने कब? 1575 में। अकबर ने 1575 में शुरू किया था। सबसे ज़्यादा मनसबदार किसके समय में थे? औरंगजेब 79 गो, और अकबर में 29 गो। मतलब जो है ना 500 से अधिक जात की पदवी धारण करने वाला मनसबदार की संख्या औरंगजेब में 79 और अकबर में 29। मनसबदार, हाँ पदवी दिया जाता था। चलिए 1575, ठीक है। चलिए उसके बाद हो गया इक्तादारी प्रणाली। इक्तादारी प्रणाली कौन शुरू किया था? इल्तुतमिश। हाँ इक्ता प्रथा इल्तुतमिश शुरू किया था। गुलाम वंश का वास्तविक स्थापना किसने किया था? देखिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, लेकिन बोला गुलाम वंश का वास्तविक स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक, सही है। हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब? हाँ वास्तविक नहीं भी बोलता, ठीक है। 1206 में किया था, ठीक है। चलिए और उसके बाद है बाबर। हाँ वास्तविक स्थापना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक इल्तुतमिश 1211 में। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। बाबर ने कौन सा उपाधि धारण किया था? कलंदर का उपाधि, गाजी का उपाधि, बादशाह का उपाधि। कब? 1507 में। बादशाह की उपाधि 1507 में और गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध में गाजी का उपाधि और जिहाद का नारा, दोनों आपका 1527 में। मोहम्मद गौरी, देखिए मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण जो है भारत पे कब था? 1175 मुल्तान पे था। और दूसरा आक्रमण 1178 में। कौन हरा दिया था इसको? मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने हराया था, ठीक है। और पूछेगा मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? नहीं, खोखरों के विरुद्ध। देखिए महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध, लेकिन हाँ 1227 में। हाँ और आपका मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण खोखरों के विरुद्ध। चलिए
उसके बाद है अकबर। क्या है अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। 1556 से 1605 तक शासन काल रहा था। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? विद्याधर किस वंश का था? चंदेल वंश का था। और चंदेल वंश का संस्थापक ननुक। ठीक है, उसके बाद आइए, और महमूद गजनवी का पहला भारत पे आक्रमण कब हुआ था? 1000 में कहाँ पे हुआ था? पेशावर के कुछ भाग को जीत लिया था। ठीक है, उसके बाद 1001 में भी किया, लेकिन सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 में सोमनाथ आक्रमण। 1025 में हाँ भीम प्रथम। चलिए, उसके बाद है, आइए अगला क्वेश्चन आइए, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफ। शिलालेख का अध्ययन इपिग्राफ कहलाता है। ठीक है, इथनोग्राफी क्या हो गया? संस्कृति, सभ्यता ये सब का अध्ययन हो गया इथनोग्राफी में। आर्कियोलॉजी में क्या हो गया? आर्कियोलॉजी में पुराने वस्तु जितना है ना उसका अध्ययन। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स में क्या हो गया? सिक्कों का अध्ययन हो गया। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशय का साक्ष्य मिला है? जलाशय का साक्ष्य धोलावीरा से मिला है। 3 भाग में कौन बटा था? धोलावीरा। उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था कहाँ था? धोलावीरा में। धोलावीरा विष्ट। कालीबंगन से क्या मिला है? कालीबंगन से जूता हुआ खेत, ठीक है, अग्निकुंड, ये सब मिला है, दोनों कालीबंगन से मिला है। लोथल से क्या मिला है? बंदरगाह मिला है, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। हाँ, लोथल भोगोर नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। बुध खाली स्थान नामक एक छोटे से गंध से संबंधित है। शाक्य गंध से। बुध शाक्य गंध से, लेकिन बुध की माँ किस वंश से? कोलीय वंश से। और महावीर स्वामी किस से? क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय तो ठीक है, लेकिन इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय से। ठीक है, और अवंती का राजधानी कहाँ था? अवंती का उज्जैन। कुरु का इंद्रप्रस्थ। और पंचाल का अहिच्छत्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? महेंद्र था। और प्रयाग प्रशस्ति लेख कौन लिखा है? हरिसेन। लिखने का काम हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। सोमेश्वर देव प्रथम। देखिए, सोमेश्वर देव प्रथम ना पूछता है कुरुषपाल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो सोमेश्वर देव प्रथम से। कुरुषपाल अभिलेख, हाँ, कुरुषपाल अभिलेख, सोमेश्वर देव प्रथम। और महिपाल क्या था? राजेंद्र प्रथम ने जब बंगाल पे आक्रमण किया था ना, तो उस समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। सुनामी खाली स्थान के कारण नहीं होता है, तो तूफान से लेना देना सुनामी का नहीं है। और सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का, जापानी। और पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। हिंदू किस भाषा का शब्द है? फारसी। हिंदू नहीं, फारसी। देखिए ना पहला पेज में, फारसी अरबी बोलेंगे जब आप लगे। फारसी है, फारसी शब्द है, हिंदू ही बोल रहे हैं। इतना है क्या? फारसी, हिंदू शब्द फारसी का है। चलिए, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तूफान। और चलिए, और सबसे ज़्यादा सुनामी किस देश में आता है? देखिए, ऐसे तो आपका हिंद महासागर, हवाई दूत में आता है सबसे ज्यादा, लेकिन दिल्ली अगर जापान में आता है, कुछ झटका आते रहता है। हाँ ठीक है, जापान का हो गया। हाँ ठीक है, जापान है। ठीक है, चलिए। किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है? एल नीनो के कारण होता है। और एल नीनो कैसा हवा है? गर्म है। और किस महासागर का है? प्रशांत महासागर का। एल नीनो है गर्म, और लाल नीना क्या है? ठंडा है। लाल नीना ठंडा है। ठीक है, और लाल नीनो किस महासागर का है? प्रशांत का। चलिए अगला आइए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? कॉफी पोर्ट यानी कॉफी बंदरगाह सेंटोस। कहवा की मंडी साओ पाउलो। कॉफी बंदरगाह सेंटोस। और कॉफी बागान किसको कहते हैं? फेजेंडा। कॉफी के बागान को फेजेंडा। चलिए, 3 हो गया ना। कहवा मंडी साओ पाउलो, कॉफी बंदरगाह सेंटोस, कॉफी बागान फेजेंडा। और सब कहाँ है? ब्राज़ील में। चलिए, उसके बाद है
अगला क्वेश्चन आइए, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन है? होक्काइडो। देखिए होक्काइडो सबसे उत्तरी द्वीप है। आप पूछेगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन सबसे छोटा कौन है? शिकोको। शिकोको सबसे छोटा जापान का द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा होन्शु। और टोक्यो और हिरोशिमा किस द्वीप पे है? होन्शु। टोक्यो और हिरोशिमा दोनों होन्शु द्वीप पे है, ठीक है। और क्यूशो द्वीप पे कौन है? नागासाकी। नागासाकी क्यूशो द्वीप पे हो गया, और होन्शु द्वीप पे टोक्यो और हिरोशिमा। राजधानी तो वही ना, टोक्यो राजधानी है, तो होन्शु द्वीप पे है। शिकोकू सबसे छोटा जापान का द्वीप कौन है? तो शिकोकू। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? अंटार्कटिका। पूछेगा विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन है? सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। सफेद कुछ कहा जाता है? सफ़ेद महाद्वीप। सफ़ेद, हाँ, मानव को समर्पित महाद्वीप भी किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को। हाँ, सब अंटार्कटिका को हो गया। अंटार्कटिका में भारत ने 3 शोध केंद्र खोला है। पहला 1983 में दक्षिण गंगोत्री, दूसरा 1989 में मैत्री, और तीसरा 2012 में भारती। 1983 दक्षिण गंगोत्री बंद हो गया। 1983, 1989, 2012 दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। 83, 89, 2012। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में अरब सागर है, और अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। चलिए मिलान करना 26 नंबर। दक्कन ट्रैप कहाँ है? दक्कन ट्रैप जो है ना, क्रिटेशियस आदि नूतन युग का हो गया। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन युग का हो गया। अरावली प्री कैम्ब्रियन, याद रखिएगा, अरावली प्री कैम्ब्रियन। नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन का हो गया। तो 3, 1, 2, 5 ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील तिब्बत में है। और झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग के निकट शेषनाग से। बेरीनाग के निकट शेषनाग से। और गंगा नदी का लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। हाँ, गंगोत्री। और गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्यों से। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से बहती है। आए, बिहार का कितना जिला से? ना, बिहार के 12 जिला से। सबसे ज़्यादा लंबा पटना में। चलिए, रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? कांगड़ा जिला के रोहतांग दर्रा से, हिमाचल प्रदेश में। हाँ, चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो गांधी कोटा की विशाल घाटी को क्या बोले? देखिए तो सर्च कीजिए ना। चंबल की घाटी तो नदी घाटी या पर्वत घाटी। भारत का विशाल घाटी हो गया गांधी कोटा की विशाल घाटी होगा। देखिए, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, गांधी कोटा की घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, कडप्पा जिला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, खाली स्थान की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार को काली मिट्टी का दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, कपास उत्पादन के लिए फेमस है। और दूसरा सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? दूसरा बोले, देखिए, पहला जलोढ़, दूसरा काली और तीसरा लाल। जलोढ़ तो बृहद में सबसे ज़्यादा वही है। हाँ, जलोढ़ 47 से 45 ना, तीसरा लाल है। पहला जलोढ़, दूसरा काली, तीसरा लाल। भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी है? 8 प्रकार से, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, असम हो गया, ये सब तीनों राज्य में मुख्य रूप से सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर पश्चिमी घाट भी बोलेगा तो वहाँ पर भी सदाबहार वन पाया जाता है, असम में भी। हाँ, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क के संबंध में क्या असत्य है? क्या असत्य है? यह षड्यंत्र बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमानगुंडी से लोएस प्राप्त करता है, सही बात है। अब बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है। अब विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क भी कहाँ है? कर्नाटक में है। षड्यंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है, ये भी सही है। षड्यंत्र के समीप
बड़े पैमाने पे कोयला प्राप्त होता है, ये गलत है। हाँ ठीक है, यही गलत है। आज पूछेगा ना तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर पूछेगा ना कौन सा लो इस्पात षड्यंत्र जो है ना अपने क्या बोलता है खनिज से मतलब लो कोयला से सबसे दूरी पे है, तो भिलाई। भिलाई, हाँ भिलाई जो है ना, भिलाई का जो है ना कोयला की प्राप्ति दूर से होता है। इसका जो है ना खान जो है ना दूर में है। साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य में है, गुजरात में है। और मुंबई किस द्वीप पे है, सालसेट द्वीप पे है। और किस नदी के किनारे है, बता दीजिए। मुंबई किस नदी के किनारे है, उल्हास नदी, उल्हास, हाँ उल्हास, उल ऊ फिर आधा लास क्या, हाँ। चलिए गोवा मांडवी, हाँ आइए मिलान करना। भील, भील कहाँ, मालवा मध्य प्रदेश। थारू, थारू कहाँ पाया जाएगा, तराई उत्तराखंड में। गोंड बस्तर यानी छत्तीसगढ़ में। टोडा नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में। आई टोडा जनजाति भैंस पालन का काम करती है। हाँ बस्तर छत्तीसगढ़ में है, नक्सलाइड एरिया है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 4 1 3 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, यूकलिप्टस। क्यों, यह बहुत अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है। ठीक है, जल देखिए, जल हायासिन को, जिसको जलकुंभी है ना, बंगाल का आतंक कहते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा फैल जाता है। चलिए, निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के लिए 3R में नहीं है। तो देखिए, रिड्यूस है, रिसाइकिल है, रीयूज है, लेकिन रिसोर्स 3R में नहीं आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण बचाओ। ठीक है, नर्मदा बचाओ अभियान को कौन शुरू किया, मेधा पाटिल, कब, 1985 में। ठीक है, और बोलेगा, और वो चिपको आंदोलन था 1973 में उत्तराखंड में, सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन का ही रूप था दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक में, पी हेगड़े उसका नेता। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है कहाँ, जामनगर गुजरात में है। और मरीन नेशनल पार्क भी कहाँ है, यहीं जामनगर गुजरात में है। हाँ समुद्री, मेरी वो तो आपका मेरीना बीच है। हाँ मेरीन ड्राइव है, सही है। हाँ मेरीन ड्राइव मेन रूप से वहाँ चेन्नई में। ठीक है, चलिए। हाँ उसके बाद आइए, क्या बोले, और किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दिया गया, 1858 में। पहला वायसराय कौन बना, कैनिंग, कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दिया गया है, कुशाल कंवर। कुशाल कंवर को फांसी दिया गया, जो एकमात्र भारत छोड़ो आंदोलन के शहीद थे। ठीक है, अब पोटिल्ली श्री रामलुलू क्या है, आंदोलन किए थे। हाँ हाँ हाँ, आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए आंदोलन किए थे। कितना दिनों तक, 58 दिनों तक। 58 दिनों तक ही नहीं, 58 दिनों तक पोटुल्लू रामलुल्लू। और उधर जतिन दास कितना, 63, जतिन दास 63 और रामलुल्लू 58 दिन। किसका, नहीं जतिन दास जेल में हुआ था ना, जेल में भेदभाव करता था उसके विरुद्ध में। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था, साबरमती आश्रम से स्टार्ट करके दांडी तक गए थे। कब, 12 मार्च 1930 को। हाँ 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल में क्या स्टार्ट हुआ है, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ है, 1900, देखिए 16 में पहले जो है ना वो सेवाग्राम आश्रम नाम था, यही 1917 में साबरमती आश्रम नाम दे दिया गया। चलिए, किसका, साबरमती 17 और सेवाग्राम आश्रम 16। प्रार्थना समाज का स्थापना कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र के मुंबई में। कौन किए थे, आत्माराम पांडुरंग। किसके सहयोग से, केशव चंद्र सेन के सहयोग से। कब, 1867 में। निम्नलिखित में कौन नील आयोग का अध्यक्ष था, W.S. सीटनकर। W.S. सीटनकर नील आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, और थॉमस रेले क्या थे, थॉमस रेले विश्वविद्यालय आयोग गया था ना, उसके अध्यक्ष थे। जॉन सार्जेंट। जॉन सार्जेंट क्या थे, पुलिस विभाग के, ना सॉरी ना वो फ्रेजर था, पुलिस आयोग का फ्रेजर था।
सार्जेंट ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, विटले कमीशन पूछता है किससे संबंधित है? श्रम से। विटले कमीशन श्रम से संबंधित है। तो 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हाँ, श्रम से संबंधित है। 1770 ईस्वी में आरंभ हुई सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बंगाल था। मेन रूप से 1760 से 1800 तक चला था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का नेता कौन था? केना सरकार और दर्जी नारायण। केना सरकार और दर्जी नारायण। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? 1655 में। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास में। मद्रास में हुआ था। बिहार में पहला नगर निगम आरा में। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? कॉलिन मैकेंजी को। कॉलिन मैकेंजी को। और हॉल्ट मैकेंजी क्या किया था? महलवाड़ी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में। ठीक है, अगला आइए। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया था? वायनाड जनपद में। कहाँ? वायनाड जनपद में लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद है चिकमंगलुरु में क्या है? कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चिकमंगलुरु कर्नाटक में है। कुर्ग में क्या था? कुर्ग में कुर्ग को कौन हड़प लिया था? कुर्ग और मध्य कचेर को हड़प लिया था विलियम बेंटिंग ने। कब? 1834 में। कुर्ग और मध्य कचेर को विलियम बेंटिंग ने 1834 में हड़प लिया था। कॉफी से संबंधित नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कॉफी अनुसंधान है चिकमंगलुरु में। कॉफी बागान लगा था वायनाड में। और चाय बागान कहाँ लगा था? असम में। चाय बागान अंग्रेजों के द्वारा असम में लगाया गया था। असम का प्रॉपर्टी का हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। वास्को डी गामा, मिलान करना। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान हॉलैंड का था। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी। वास्को डी गामा ने किसका खोज किया है? भारत का। कोलंबस ने अमेरिका का। कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का। और तस्मान भी ऑस्ट्रेलिया का खोज से जुड़ा हुआ है। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसका है? दुर्खिम का। किसका है? दुर्खिम का। हाँ, एक संस्था खाली स्थान से बनती है, नियम और विधियों से बनती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? पखावज नहीं है, धमार है, ध्रुपद है, तराना भी है। निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर है। नहीं, हार्डवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर है। सिस्टम चलता है, एप्लीकेशन नहीं है। अच्छा, सॉरी, एप्लीकेशन नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है लेकिन एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन है? तो प्रोजेक्टर, बाकी स्कैनर। आवाज़ मत कीजिए, नहीं तो सुनाई नहीं देगा फिर। चलिए सुनिए सामने थोड़ा सट जाइए, ना तो सुनाई नहीं देगा। सामने थोड़ा सटिए। चलिए अगला आइए, क्वेश्चन नंबर 52 आइए। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? प्रोजेक्टर क्या है? एक आउटपुट है। बाकी स्कैनर, MICR, OCR तीनों क्या है? इनपुट है। फिशर ने किसे सत्ता का राजनीतिक कलाकार कहा है? मैकियावेली को। मैकियावेली को फिशर ने राजनीतिक कलाकार कहा है। द प्रिंस किसका पुस्तक है? मैकियावेली का है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसको माना जाता है? मैकियावेली को माना जाता है। दांते का कौन सा पुस्तक है? डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी दांते का। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। शिवानंद का डिवाइन लाइफ शिवानंद। अपूर्ण जागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? दांते को। अपूर्ण जागरण का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में। इटली के फ्लोरेंस नगर में। माइकल एंजेलो। सिस्टान का गिरजाघर का जो है डिजाइन कौन किया है? माइकल एंजेलो। सिस्टान का गिरजाघर, सामने आइए ना, यहाँ सटिए ना तो सुनाई देगा। इतना जोर से बोल रहे हैं, फिर बरसात ना हो रहा है इसीलिए। चलिए, पेट्रो को क्या माना जाता है? मानववाद का संस्थापक पेट्रो को माना जाता है। चलिए
अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया था? स्टम्प एक्ट, हाँ, इन्हें जो है ना एक कर दिया था इसमें। मानववाद का जनक पेट्रो को माना जाता है। चलिए, स्टम्प एक्ट नहीं है, देखिए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? दिसंबर 1862 में। अब बिस्मार्क को सबसे अधिक डर जो है ना किस देश से था? फ्रांस से था, ठीक है। अब बिस्मार्क को जादूगर कौन कहा था? विलियम प्रथम ने, हाँ, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को जादूगर कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाँ, लौह पुरुष बिस्मार्क को कहा जाता है। अब भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? चौथा पीढ़ी के दौरान। पट्टचित्र किस राज्य का पारंपरिक पेंटिंग है? यहाँ बैठी ना, उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। हाँ, पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? गोवा में। पोशाक संग्रहालय, अल्कोहल म्यूजियम, जीएसटी संग्रहालय, ये सब कहाँ? सैंड म्यूजियम कहाँ? सैंड बालू वाला, वो भी गोवा में होगा, लेकिन सैंड म्यूजियम भी गोवा में होगा। हाँ, सेंट कैथेड्रल चर्च तो गोवा में ही है। चलिए, द इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी है। और सीक्रेट ऑफ नागाज, ये भी किसका है? अमीश त्रिपाठी का है। सीक्रेट ऑफ नागाज। अमिताभ घोष का है स्मोक एंड एसेस, सी ऑफ पॉपीज, और क्या है? द शेडो लाइन, फ्लड ऑफ फायर, ये सब किसका है? अमिताभ घोष का है। शशि थरूर का क्या है? ग्रेट इंडियन नोबेल है वाई आई एम हिंदू। कल्कि कोचालिन का क्या है? कल्कि कोचलिन का थ्री प्लेज किसका है? कल्कि कोचलिन का है। हाँ, प्लेज खेल, तीन खेल, हाँ, तीन खेल। चलिए, अल्लाह रखा किस वाद्य से संबंधित है? तबला से संबंधित है। जाकिर हुसैन तबला, और बांसुरी से कौन संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया। असानाई से बिस्मिल्लाह खां। संतूर वादक हो गया आपका शिव कुमार शर्मा। सारंगी नहीं है। चलिए, 61 नंबर आइए। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यही गलत है, मिलान करना था। कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। वंशधा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बनकापुर मयूर अभयारण्य कर्नाटक में है। कौन गलत था? किश्तवाड़ किसके लिए फेमस है? हाँ, कश्मीरी आपका मिर्ग, कश्मीरी मिर्ग। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा है। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम नैरोबी केनिया में है। 1972 में स्थापना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क है, मैनहट्टन द्वीप पे। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। और सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में, ठीक है। और सार्क में कितना देश है? 8 गो देश है। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिणी कोरिया का है। यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है, ठीक है। और यूएई में कितना अमीरात है? 7 गो अमीरात है। नीदरलैंड का राजधानी एम्स्टर्डम है। ताइवान का राजधानी कहाँ है? ताइपे है। क्या? उत्तर कोरिया का राजधानी? हाँ, क्यों। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ है? 1969 में। हाँ, इसरो भी 1969। और अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है? देखिए, अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962, लेकिन भारत में बोलेगा तो 1972 में। हाँ, आयोग तो 72 में है, लेकिन 1972 में जो है इसरो से संबंधित भी कुछ है। अंतरिक्ष कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। चलिए, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू कप किससे संबंधित है?
नहीं, नेहरू कप बोलेगा तो फुटबॉल से संबंधित है। हाँ, नेहरू कप है फुटबॉल से, और नेहरू ट्रॉफी बोलेगा ना तो आपका हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी आपका हॉकी से, और नेहरू कप फुटबॉल से है। और टेबल टेनिस से जयलक्ष्मी कप है। जयलक्ष्मी कप किससे है? टेबल टेनिस से। बेड योर बैक वाक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है। नहीं सुने लेकिन है ना। भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना किस वर्ष हुआ? 1927 में हुआ है भारतीय ओलंपिक संघ, लेकिन भारतीय ओलंपिक परिषद बोलेगा तो 1924 में, ठीक है। और 1920 में क्या हुआ था? ओलंपिक ध्वज को फहराया गया कब से? 1920। और शपथ लेने की प्रथा, ओलंपिक में शपथ लेने की प्रथा भी 1920 में। क्या? ओलंपिक संघ बोलेगा ना तो 1927 क्वेश्चन में है, और ओलंपिक परिषद बोलेगा तो 1924। और 1928 में बीसीसीआई का स्थापना हुआ है। मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है? बहरीन। और बहरीन का राजधानी मनामा। कतर मनामा। कतर का दोहा, फिनलैंड का हेलसिंकी, और ग्रीनलैंड का नुक है। और ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? हाँ, डेनमार्क का। ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है। हाँ, चलिए मिलाना है। देखिए त्वरण का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का न्यूटन, कृत कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकंड। 4 3 1 2 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ध्वनि का तारे तो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्या? तीव्रता आयाम पर। हाँ, तीव्रता आयाम पर। चलिए, और जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव। रमन प्रभाव कौन दिया है? सीवी रमन। कब? हाँ, 1930 में नोबेल मिला है। और कब खोज किया हुआ है? 28 फरवरी। इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, काहे कि रमन प्रभाव का खोज हुआ था। अब विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर 10 नवंबर को है। निम्न में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग में है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन होता है? पॉजिट्रॉन होता है। अब पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया है? एंडरसन ने। चैडविक ने तो न्यूट्रॉन का खोज किया। अब इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, ठीक है। हाँ, देखिए प्रोटॉन का बोलेगा ना, प्रोटॉन तो उसका खोज कौन किया है? गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन का विकास या नाम कौन दिया है? तो रदरफोर्ड। हाँ, तो रदरफोर्ड। और न्यूट्रिनो को की खोज कौन किया? न्यूट्रिनो की खोज पाउली। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 73 का। 74 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्सेनिक 74 से ट्यूमर का इलाज, कोबाल्ट 60 से कैंसर, आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, सोडियम 24 से रक्त व्यतिकरण। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। और सबसे बड़ा बीज किसका होता है? कोकोडीमर। कोकोडीमर का बीज सबसे बड़ा होता है। और सबसे बड़ा बीजांड बोलेगा तो साइकस हो जाएगा। और सबसे छोटा बीज किसका होता है? ऑर्किड। सबसे छोटा बीज ऑर्किड, सबसे बड़ा बीज कोकोडीमर। जोर से बोलने से ना गड़बड़ा जाता है। क्या? हाँ, पोलिनोलॉजी सही बोला। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 7H2O फेरस सल्फेट। और CaSO4 2H2O क्या है? जिप्सम। और CuSO4 5H2O नीला थोथा। नीला थोथा बोलिए चाहे कॉपर सल्फेट। ZnSO4 7H2O जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बोलिए या उजला थोथा। उजला थोथा या सफ़ेद। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित हो जाता है? पत्ता हो जाता है। मिलान करना है। देखिए डीएनए का संरचना का खोज कौन किया है? वाटसन और, हालांकि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है वाटसन और क्रिक। और डीएनए का खोज कौन किया है? फ्रेडरिक मिशर ने। ABO रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने। जंपिंग जीन का सिद्धांत बारबरा मैक्लिंटोफ। रेगुलेटरी जीन का सिद्धांत जैकब और मोनोड। 3 4 2 1 ऑप्शन क्या में है? सी में है। 3 4 2 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। सही बात है।
और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, सही बात है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग गलत है, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, सही बात है। और प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश में जब होगा ना तो क्लोरोफिल के ग्रेना में होगा, और जब रात में होगा प्रकाश संश्लेषण तो क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होगा। हाँ, रात में भी प्रकाश संश्लेषण होता है कुछ कुछ पेड़ का। हाँ 8 डिग्री से। नहीं, ग्रेना होगा दिन में और रात में होगा स्ट्रोमा में। हाँ चलिए, हाँ अभी ग्रेना, रात में स्ट्रोमा। गैसों के 2 विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है, तो Cp माइनस Cv बराबर R/J। 81 में आइए, क्या है 0 केल्विन। 0 केल्विन पर जर्मेनियम क्या होगा? और चालक बन जाएगा। कमरे के ताप पे जर्मेनियम आंतरिक अर्धचालक। इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम पी टाइप अर्धचालक बनेगा, और आर्सेनिक के साथ डूबा जर्मेनियम एन टाइप अर्धचालक बनेगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3 4 2 1। ऑप्शन सी। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदर्शक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, सही बात है। और कौन सही है? 3 सही है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, ये भी सही है। 1 और 3 सही है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। साधारण सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी है ना, तो देखिए उसमें जो है ना अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। हाँ हाँ, उसके बाद आइए, ताज़े दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच मान क्या होगा? 6 से कम हो जाएगा। हाँ, मतलब पीएच मान पूछ रहा है, 6 से क्या होगा? मतलब बड़ा कौन हो जाएगा? 6 बड़ा हो जाएगा, इसलिए तीर किधर दिया है? 6 की तरफ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आइए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संरचना होती है। हाँ, ऑप्शन सी। लाइसोसोम क्या है? तो स्वतः पाचन होता है। आत्महत्या का थैली, डी डुबे खोज किया है। माइक्रोसोम आपका अंतर्पर्दवी जालिका का एक भाग होता है। ट्यूबुलस ये क्या है? साइटोपंजर है। गोल्जी क्या है? तो अंतःस्रावी, एक सेकंड, गोल्जी काय जो है ना स्रावी कणिका है। 2 4 1 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। केकड़ा आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है, ठीक है। पादप में थैलोफाइटा संघ सबसे बड़ा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जाइलम वाहिनियाँ, ट्रेकेट्स वाहिकाओं यानी बेसल्स, जाइलम मृदुतक यानी पेरेनकाइमा, और जाइलम तंतुओं से बना होता है, यही सही है। चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी गलत है, पढ़ने का जरूरत नहीं है। निम्न कथनों पर विचार करना है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। ऑप्शन ये क्या है? सही है। देखिए, 2 चीज़ याद रखिएगा ना, सब हो जाता है। ऊपर से नीचे याद रख लीजिए, परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो, और फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो 2 चीज़ बढ़ेगा, बाकी जितना चीज़ भूलेगा ऊपर से नीचे आने पे घटेगा। ऐसी का उल्टा हो जाता है बाएं से दाएं जाने पे। एक चीज़ याद रख लीजिएगा ना, दोनों सॉल्व हो जाता है। क्या है? विद्युत का आकार और विद्युत धनात्मकता। परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, बाकी जितना चीज़ बोले ऊपर से नीचे आने पे घटेगा, ठीक है। वही आपका दाएं से बाएं ले जाइए तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। हाँ, बाएं से दाएं जाने पे उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब क्या होगा? परमाणु आकार और विद्युत धनात्मकता घटेगा, बाकी सब बढ़ेगा। रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। कवक से बहुत सारा रोग होता है, दमा होता है, एटलीट फुट होता है, दाद होता है, गंजापन, खाज, ये सब होता है। बैक्टीरिया का खोज कौन किया है? लुवेनहॉक। लेकिन बैक्टीरिया का पिता किसको कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता लुई पास्चर को। लेकिन जीवाणु शब्द कौन दिया है? एहरेनबर्ग। जीवाणु शब्द एहरेनबर्ग ने दिया है। और वायरस का खोज कौन किया है? इवोनोस्की। मधुमक्खी का जो है ना भाषा पहचानने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? वान फ्रिक्स को मिला था मधुमक्खी का भाषा पहचानने के लिए। 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? रोहनी से। उस समय
बिहार का भाग था देवघर में। कहाँ है रोनी? देवघर में। कौन सा बटालियन था? हैं? 32वीं नहीं, देखिए 34वीं इन्फेंट्री से था मंगल पांडे। मेरठ में था 20 NI मेरठ में था, और 34 से था मंगल पांडे। और रोनी में जो स्टार्ट हुआ था ना वो था 32। क्या 12 जून, हाँ झारखंड में जो है ना 12 जून 1857 में स्टार्ट हुआ है। चलिए उसके बाद है 1857। बिहार के किस सुल्तान, क्या बोले? 24 ने 34 पूछेगा मंगल पांडे किस बटालियन से था? तो 34 इन्फेंट्री। और 1857 की क्रांति का प्रारंभ कौन सा बटालियन ने किया था? तो 20वीं, हाँ NI मेरठ से शुरू किया था 10 मई 1857। बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया था? बहार खां नुहानी ने दिया था। और फरीद खां तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था। इसके पिताजी का नाम ना फरीद खां उसी का नाम, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम है। कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह बिहार के किस जिला में? बेगूसराय में। रामसर साइट में शामिल है या नहीं है? रामसर साइट में बिहार का कितना? 3 गो है। एगो कांवर झील हो गया, नागी झील और नकटी झील। नागी नकटी झील कहाँ है? जमुई में। 81वां और 82वां रामसर साइट बना है। ठीक है, और टोटल कितना रामसर साइट भारत का हो गया? 82। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पहला है तो हेराल्ड डोमल, दूसरा बोलेगा तो महालनोबिस, तीसरा सुखमय चक्रवर्ती, चौथा गाडगिल, 5वां DP धर। लिख लेना, पहला हेराल्ड डोमल, दूसरा महालनोबिस, तीसरा सुखमय चक्रवर्ती, चौथा गाडगिल, 5वां DP धर। चलिए उसके बाद है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया? हालांकि देखिएगा तो ये जो है ना 5वीं में दिया गया था, लेकिन गरीबी उन्मूलन गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल तो छठी हो जाएगा। ठीक है, अगला आइए। बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन से संबंधित है। कौन सा? सुनहरी क्रांति ऐसे भी फल से है ना, तो फल में सेब है। और लाल क्रांति टमाटर और मांस हो गया। और पीली हो गया तिलहन से। और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब आया था? 1986 में। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। और श्वेत क्रांति प्रारंभ कब हुआ था? 1970 में। 1965 में NDDB का स्थापना आनंद गुजरात में हुआ था। कौन स्टार्ट किया था भारत में श्वेत क्रांति? वर्गीस कुरियन। चलिए, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक। देखिए आर्थिक समृद्धि बोलेगा तो प्रति व्यक्ति आए, लेकिन आर्थिक वृद्धि बोलेगा ना तो उसमें GDP हो जाएगा। आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन है? GDP। और समृद्धि बोलेगा तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है बेरोजगारी, पूंजी का अभाव भी है, आर्थिक दुष्चक्र भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। और हाँ, गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत कौन दिया है? रेगनर नक्शे ने दिया है। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया था? 1950 में। सर्वोदय योजना 1950 में। लेकिन गांधीवादी योजना कब? 1944 में। नारायण अग्रवाल। हाँ, MN अग्रवाल वही है, नारायण अग्रवाल, श्रीमान नारायण अग्रवाल पूरा नाम है। और जन योजना कौन? MN रॉय 1945 में। जन योजना यानी पीपल्स प्लान 1945 में। कौन? MN रॉय। MN रॉय अलग है और नारायण अग्रवाल अलग है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था? 1948 में। 1948 में, हाँ। और कौन था उस समय अध्यक्ष? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1950 में क्या हुआ था? 1950 में, ठीक है सर्वोदय, और ठीक है 1950 में तो हो गया। चलिए, क्या योजना आयोग? हाँ, योजना आयोग का भी 50 में। और CSO कब? CSO का स्थापना 1951, CSO 1951, NSSO 1950, और दोनों मिल गया बन गया NSO 2019 में। हाँ, चलिए ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में हुआ है। ठीक है। मुद्रा के कार्य क्या है? तो विनियमन का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का हस्तांतरण, उपयोग सभी हो जाएगा।
और मुद्रा का अवमूल्यन कब कब हुआ था? 3 बार, 1949, 66 और 91 में हुआ। और नोटबंदी कब कब हुआ है? 1946, 1978, 8 नवंबर 2016 में हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।